Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, madam, for your generous introduction. Okay, ji. Before starting our CME today, which is based on an introduction of a very novel topic, a concept of human milk oligosaccharides. Okay, ji. Myself, Dr. Ali Arshad, I am working as assistant professor in Children's Hospital, Lahore. It's a university, and day in and a day out, we deal with pediatric patients. And the cornerstone of pediatric health is based on how much you give and what is the quality of the diet that your kid is taking in. सर्दियों का सीज़न आ रहा है और बड़ा मिड सीज़न जो कि बड़ा मज़ेदार सा होता है. गर्मियाँ जो है उनसे जान ज़रा छूटती है, और जब तक प्रॉपर जाड़ा शुरू नहीं होता तो ये सेंटर वाला मौसम इतना अच्छा होता है कि बंदे का दिल करता है कि एक ज़रा मुस्कुराहट जो है ना चेहरों पर रहती है. और वाले साहब मेरे कहते होते हैं, अल्लाह ताला ने सेहत दे, वो कहते होते हैं कि सर्दियाँ जो है ना वो असल खाने पीने का मौसम है. अब खाने पीने के मौसम में जैसे ही सर्दियाँ करीब आती है ना, तो लाहौर के अंदर, आई डोंट नो आप में से कौन कौन लाहौर के हैं, कौन कौन बाहर से आए हुए हैं. लाहौर की एक बड़ी मरगूब ग़िज़ा है, और वो सख्त सर्दियों के अंदर दूध जलेबियाँ जो होती हैं ना, वो बड़ी मशहूर है. और अक्सर लोग जो है ना खाने के बाद जाके दूध जलेबियाँ, जिनको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, वो नोश फरमा रहे होते हैं. डायबिटीज़ वाले भी खा जाते हैं, चीमा साहब कह रहे हैं. देखे ना, मैन ऑफ एक्सपीरियंस. और फिर उनको, चीमा साहब को मसला होता है जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक ही नहीं हो रहा होता उनका, और फिर वो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहाँ तक गई होती है, तो वो फिर मुश्किलात होती हैं. तो खैर, आज का हमारा टॉपिक भी मौसम की मुनासबत दूध से रिलेटेड है. बच्चों का अर्ली इन्फेंसी के अंदर प्रीडोमिनेंट जो फूड है, दैट इज़ मिल्क. And after 6 months onward, we go and give complementary feeding. दूध को हम वीन ऑफ करते हैं, complementary feeding हम इंट्रोड्यूस करते हैं. So दूध से रिलेटेड क्या आप में से कोई बता सकता है? वैसे तो ये बड़ा उर्फ़ आम में बड़ा नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, हर बंदा, आई एम श्योर कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा. अ न्यू बॉर्न इन्फेंट जब आपके पास कोई मदर लेके आती है, आई एम श्योर लेके आती होंगी, क्योंकि फ़र्स्ट रिस्पॉन्स आप लोग ही हैं. उसके बाद फिर पीडियाट्रिशियन कहीं हॉस्पिटल में है, तो कहीं पे अगर कोई अटेंडिंग पीडियाट्रिशियन है तो उस हवाले से हम लोग देख लेते हैं. बट प्रॉब्लम आती है कि जब माँ आती है और माँ के पूछती है जी कौन सा दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा है, तो आप लोगों का क्या जवाब होता है? नी जर्क रिस्पॉन्स है मदर्स मिल्क. ठीक है. सो मदर्स मिल्क में ऐसी क्या बातें हैं कि उसको प्रेफर किया जाता है? ठीक है, ये मैडम बैठी हैं, गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस करती हैं. आई एम श्योर जहाँ तक एडवाइस की बात है और जहाँ तक आपकी काउंसलिंग की बात है, उसमें मदर फीड को ही हर बंदा यहाँ पे बैठा प्रमोट करता है. वाई मदर्स मिल्क या ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इज़ सुपीरियर टू आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फार्मूलाज, एंड सेकेंडली टू द काउ मिल्क, जो कि हम ऑल्टरनेटिव, बकरी का दूध भी आता है आजकल, तो कैमल का भी मिल जाता है लाहौर में. कैंपस के वहाँ चलें तो अक्सर वो लोग बेच रहे होते हैं. सो क्या सुपीरियरिटीज़ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कुदरत की क्या हिकमतें हैं जो उसने इसके अंदर रखी हुई, उसको ज़रा ब्रीफली से इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. सो लोकल कोड ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना हर हेल्थ केयर वर्कर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इवन जो कि कंपनीज डील करती हैं फार्मूलाज के अंदर, वो भी फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर मदर फीड ही एडवाइस करती हैं. एंड इन द एब्सेंस ऑफ कोई अगर मेडिकल इंडिकेशन है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उसमें हम ऑल्टरनेट की तरफ जा सकते हैं. बट वापस हमने मदर फीड की तरफ ही लेकर आना है. इवन एलर्जीज़ के अंदर भी, अब पहले हम काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जीज़ जो हुआ करती थी, उसमें हम माँ का दूध पहले छुड़वा दिया करते थे. सेकंड, पीडियाट्रिक में बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी कि जब ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस आता था तो ब्रेस्ट फीड छुड़वा दी जाती थी. मगर अब गाइडलाइंस हैव बीन रिवाइज्ड, और वो क्या कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो मदर को एडवाइस किया जाता है काउ प्रोटीन्स नहीं कंज्यूम करनी और मदर फीड हो. और अगर द लेटर केस है उसके अंदर भी है, वो कहते हैं कि कॉन्टीन्यूड फीडिंग जो है वो क्लियरेंस में हेल्प आउट कर देती है, इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि कैलोरीज जो हैं वो बच्चे के अंदर कॉन्टीन्यूटी से जाएंगी तो वो ग्रो करेगा, और वेट अच्छा होगा तो बच्चे की सेहत अच्छी है. अच्छा, वी हैव अ वेरी स्लीक एंड अ वेरी स्मार्ट ऑडियंस, और इसमें हम कुछ रूल्स को एक बार ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हम इफेक्टिवली, और चूँकि एक टाइम भी हमारी रिस्ट्रेंट है, आप लोगों ने यहाँ से फारिग होकर अपने अपने क्लिनिक्स पे जाना है, अपनी अपनी फैमिलीज़ के पास जाना है. सो प्लीज़ लिसन एंड टेक नोट्स. क्रॉस टॉक हम नहीं करेंगे, जो कि पहले भी कभी नहीं होती हैं. रेज योर हैंड्स एंड नॉट योर वॉइस, एंड एड्रेस द हाउस थ्रू मी. कोई क्वेश्चन हो आप बिल्कुल करें, और बेहतर ये है कि नोट डाउन कर लें और हम एंड के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कर लें.
और जब आपसे मैं ज़रा थोड़ा सा, ये मेरा थर्ड टाइम है चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे फिर दोबारा इनवाइट किया। मैडम से भी मुलाकात होती है, आई एम सीइंग अ फ्यू न्यू फेसेस, मोस्टली हमारे पास जाने पहचाने फेसेस हैं। सो उस हवाले से मैं ज़्यादातर बोलता नहीं हूँ, ये थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन के बाद हमने फिर गुफ्तगू करनी है। कुछ चीज़ें आप बताएंगे, कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, और एक्सपीरियंस शेयरिंग हम करेंगे। ना मैं पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे, ना कुछ करने, बस आपका नॉलेज जानने, आप लोगों से सीखने, और कुछ थोड़ा बहुत जो हम प्रैक्टिस में हमारे हॉस्पिटल्स में होता है पीडियाट्रिक के हवाले से, वो आपके साथ ट्रांसफ़र करने में। आप अपने मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, मगर शर्त ये होगी कि उसको फिर सोशल मीडिया पे शेयर भी करना है आपने, और टैग करना है डॉक्टर्स कॉन को। ठीक है जी? चीमा साहब बिल्कुल सही है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो बिल्कुल, वरना कोई मोबाइल नहीं निकालेगा जी। ठीक है जी? ओके जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे? बिल तरतीब हम ये देखेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क हम देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स देखेंगे हम, स्ट्रक्चर क्या है इसका, प्रीबायोटिक्स क्या होती हैं, प्रीबायोटिक्स और ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड में डिफरेंस क्या है, इम्यून सिस्टम ह्यूमन कैसे काम करता है, हम जस्ट ब्रीफली टच करते जाएंगे, और ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स का इम्यूनिटी के अंदर क्या रोल है या उसके क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, और एंड पे डेफिनेटली एक समरी होती है, एग्जैक्टिव समरी होती है, वो हम मिलके बनाएंगे। सो समरी हम सबसे पहले देते हैं जी। ओके, गट कॉन्ट्रीब्यूट 70 to 80% इन द ह्यूमन इम्यूनिटी। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रीडोमिनेंट प्रोबायोटिक इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इज बिफिडोबैक्टीरियम। देयर आर सो मेनी अदर्स, मगर प्रीडोमिनेंट ये है। प्रीडोमिनेंट ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड इन द ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इज 2FL एंड 3FL। इसको भी मैं FL ही बोलूंगा, आगे चल के बताऊंगा ये FL क्या है। फिर ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स आर स्पेशलाइज्ड प्रीबायोटिक्स एंड आर यूनिक टू ह्यूमन मिल्क ओनली। किसी और जानवर के मिल्क में ये नहीं पाए जाते हैं। और ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड आर सेलेक्टिव फॉर प्रमोटिंग द कमेंसल माइक्रोबायोटा। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रो कर सकते हैं वो हम देखते हैं, और उनका फूड आइटम्स क्या हैं। सो व्हाई दिस इज सुपीरियर, हम इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं। सो कॉम्पोजिशन पे आते हैं जी। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें, हम सिंगल वर्ड आंसर्स की तरफ जाएंगे और 3 आंसर्स हम लेंगे। व्हाट डू यू थिंक, एक ह्यूमन मिल्क जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वी नीड वॉलंटियर्स। सिंगल वर्ड आंसर। नंबर 1 प्रोटीन, वेरी गुड। चीमा साहब जी। लैक्टोज, वेरी गुड। और जी, ऐसे नहीं, हार्ड हैंड रेस करके तो फिर हम बात करेंगे। ठीक है, जब तक मैंने नहीं पढ़ा था मुझे भी नहीं पता था, तो डोंट बी शाय, मतलब को गलत बात भी करेंगे तो हम सीख ही रहे हैं ना आज जी। को फ्रंट से कुछ जवाब दें। वाटर कंटेंट, एक्सीलेंट, पानी के बगैर तो दूध ही नहीं बनता। और 80% ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इज वाटर। उसके बाद सॉलिड्स आ जाते हैं। सॉलिड्स में मोस्ट प्रीडोमिनेंट आपके पास फैट्स आते हैं, फैट्स के बाद प्रोटीन्स आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, और ये टू नेम अ फ्यू। अच्छा, अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मदर फीड के अंदर होते हैं। अब देखें, आप गिनना शुरू करें तो ये तकरीबन कोई लाखों की तादाद में चले जाएंगे। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि आइडेंटिफाइड हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं ब्रेकअप आपको दे देता हूँ, इसमें सारे को नहीं हम पढ़ते। इसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जी, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ आ जाते हैं फैटी एसिड्स आ जाते हैं, फिर इसके अंदर कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, फिर इसके अंदर आगे ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स, फिर कुछ इसके अंदर सेलुलर फैक्टर्स आते हैं, इस तरह मैक्रोफेजेस हो गए इम्यूनिटी के हवाले से। फिर इसके अंदर शुगर्स आ जाती हैं, कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं, फिर इसके अंदर हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली इसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। तो इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर जो है ना, वो ह्यूमन मिल्क है, वेरी कॉम्प्लेक्स। और वो कहते हैं ना कि आप, आई एम नॉट श्योर कि आप में से किसको टेलर मेड कपड़े पहनने का शौक़ है। ख़वातीन तो अक्सर पहनती हैं, मेल्स जो हैं वो रेडीमेड ही अक्सर लेते हैं। यूनिवर्स चले गए या इस तरह से जाके जल्दी से कॉलर साइज़ बताया और ले लिया। सो इस सारा जो साइंस है जो अल्लाह की कुदरत ने बनाई है, वो ये बनाई है कि आपके बेबी को कस्टम फीड मिले, कस्टम बेस्ड बराबर। जो माँ है जिसने बच्चा पैदा किया है उसकी फीड उसके मुताबिक, न्यूट्रिएंट्स के मुताबिक, उसकी नीड के मुताबिक, टेलर फिट, जो सबसे अच्छा फिट माना जाता है दुनिया में, वो जो है वो आपका ह्यूमन मिल्क होता है। ओके जी, ये वही चीज़ें हैं, रेपिटेशंस हैं। इसमें
कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा जी 7.2 ग्राम। ये हम बात कर रहे हैं पर 100 ml की। कार्बोहाइड्रेट 7.2 है जी, उसके बाद फैट्स आ गए, उसके बाद प्रोटीन्स आ गई, फिर प्रीबायोटिक ओलिगोसैकेराइड्स आ गए। प्रीबायोटिक ओलिगोसैकेराइड्स, तो प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? अमूमी तौर पर ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं और सर्टन स्पेशलाइज्ड ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जिसको हम ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड कह देते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आगे चल के देखते हैं। एंड डेफिनेटली हमने बात की कुछ वाइटामिन आएंगे, ए, डी, ई के, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन सी एंड आयरन, ये दो विटामिन, एंड अलॉन्ग विद विटामिन डी। ये तीन चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन मिल्क के अंदर ज़रा थोड़ा सा निस्बतन कम पाई जाती हैं या डेफिशिएंसी होती है। तो दैट्स द रीज़न न्यूबॉर्न को विटामिन डी की रिकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक सप्लीमेंटेशन आप लोग एडवाइस करते हैं। और इस चीज़ की बहस नहीं है कि वो प्री मेच्योर है, ओवरवेट है, अंडरवेट है। एवरीबडी, एवरी किड जो कि दुनिया में आया उसको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आप देंगे। अच्छा, हिस्ट्री क्या है जी ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स की, क्यों ज़रूरत पड़ी? 1900 के अंदर ये रेफरेंसेस आर गिवन इन द बॉटम। आई एम श्योर आप लोग इसको अगर स्टडी करना चाहें तो आप डिटेल में कर सकते हैं, हम ब्रश अप करेंगे। देखा गया कि 1900 में जो ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स थे उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा अच्छा था, वो फाइट ऑफ कर जाते थे चीज़ों को एज़ कम्पेयर टू टॉप फेड या बॉटल फेड या फॉर्मूला फेड। फिर जब स्टूल का एनालिसिस किया गया, साइंटिस्ट ने कहा कि क्या वजह हो सकती है, चलें स्टूल देखते हैं, गट उधर से ही आ रहा है ना, तो पहली चीज़ जो आती है स्टूल देखते हैं, तो उसमें देयर वाज सर्टन जो बैक्टीरियल कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंस थी, और जो मदर्स मिल्क में थे उसके अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया एक कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन। अब वो कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन, ये 1900 की बात है। अगले 30 साल लगे उनको आइडेंटिफाई करने में कि बिफिडोनोजेनिक फैक्टर एक चीज़ होती है जो कि ह्यूमन मिल्क में होती है, एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमें सबको पता है। एंड नेक्स्ट 24 to 25 ईयर्स के अंदर मज़ीद थोड़ा सा ज़रा रिफाइन हुई रिसर्च, तो उन्होंने बताया मोस्ट अबंडेंट जो है ना आपका ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो ह्यूमन मिल्क के अंदर होते हैं आउट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल। हम अमूमी तौर पे हम समझते हैं लैक्टोज सबसे प्रीडोमिनेंट है। सो जो लैक्टोज है वो ओलिगोसैकेराइड है या क्या है, वो उसके नोमेनक्लेचर क्या है जी? ओलिगो है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, क्या है? ऐसे नहीं, रेज योर हैंड। डाइसैकेराइड है, ओलिगो नहीं है वो, ठीक है। सो ये 3 से 4 चीजें, तो ओलिगोसैकेराइड्स आर द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन मिल्क। ओके जी, टू डेट ये स्लाइड ज़रा बिजी है, इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तकरीबन जब ये रिसर्चेस हुई तो 150 के करीब 1950s तक उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए थे ओलिगोसैकेराइड्स। आज की डेट में मोर देन 200 आइडेंटिफाइड है। स्ट्रक्चर क्या है जी हम ब्रीफली करेंगे, हम कोई केमिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़े, प्रैक्टिकल बातें। अच्छा, 2 टाइप्स के व्हेन इट कम्स टू द पीएच प्रॉपर्टीज़, 2 तरह के आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स अवेलेबल है ह्यूमन मिल्क। वो क्या क्या है? एसिडिक इन नेचर एंड न्यूट्रल इन नेचर। और न्यूट्रल को फर्दर 2 में डिवाइड किया हुआ है, नॉन फ्यूकोसाइलेटेड एंड फ्यूकोसाइलेटेड के अंदर। और जो फ्यूकोसाइलेटेड है वो 2FL है, ठीक है, और जो आपका नॉन फ्यूकोसाइलेटेड है वो आपका LNNT है। अब ये क्या चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये भी अगली स्लाइड्स में देखते हैं। एंड डेफिनेटली जो न्यूट्रल है, जो हमारी एसिडिक है, वो 3SL वाले हैं। अब ये सारी क्या बलाएं हैं, ये चीज़ों को बाद में देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूट्रल ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स 75% ऑफ द ह्यूमन मिल्क फ्रैक्शन को बनाते हैं, जितने भी अवेलेबल ओलिगोसैकेराइड्स हैं उसमें से। अच्छा जी, अब वो बात आती है कि ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड भी हमने कर लिया, प्रोबायोटिक हम सब जानते हैं, प्रीबायोटिक है, ये क्या बुलाएं हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इनके पीछे? सो डिफाइन करते हैं, प्रीबायोटिक्स आर फूड फॉर द प्रोबायोटिक्स। और प्रोबायोटिक्स क्या है? हमारे यूजफुल कमेंसल बैक्टीरिया जो कि आपके गट के अंदर पाए जाते हैं, जो कि आपके जिसके डाइवेरिफाइड फंक्शंस हैं उनके। सो इसमें आ जाता है GOS एंड FOS।
एब्रीवेशंस वो कहते हैं ज़रा कम करें, मगर मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि क्या इतनी एब्रीवेशंस लेके आ गए हैं डॉक्टर अली, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में लगता है एब्रीवेशंस ही पढ़ते रहते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है आपका प्रीबायोटिक्स, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर नॉट ओनली फॉर द यूजफुल बैक्टीरिया बट फॉर बैक्टीरिया एंड फंगाई एज वेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तो ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं? ये है जी डाइवर्स फैमिली है ऑफ अ स्पेशलाइज। जिस तरह एक MBBS डॉक्टर होता है, फिर एक फैमिली फिजिशियन का MCPS करता है वो, या उनका एक डिप्लोमेट का एग्जामिनेशन पास करता है, तो फिर एक MBBS होता है और एक फिर कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन होता है। इसी तरह पीडियाट्रिक्स के अंदर DCH है MBBS के बाद, और उसके बाद FCPS है। तो एक स्पेशलाइज्ड प्रीबायोटिक है जो ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड है। स्पेशलाइज्ड क्यों है? क्योंकि ये चंद लोगों से मिलता है, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता। जो आपके प्रीबायोटिक्स है वो हर बंदे से मिलते हैं, आए जी आए या नो। और ये जो है वो कम से मिलता है। मिलने से क्या मुराद है? व्हेन इट कम्स टू गिविंग न्यूट्रिशन टू द माइक्रोबायोटा, तो दिस इज सेलेक्टिव फॉर द कमेंसल्स ओनली। ये बैक्टीरिया और फंगाई को कोई लिफ्ट नहीं कराता, ठीक है जी। और इसके एग्जाम्पल्स वही हैं जो 2FL, और चले यहाँ मैंने थोड़ा सा वो लिख दिया, मगर आगे चल के ना डिटेल में देखते हैं कि 2FL क्या था। ये है जी 2FL। प्रोबायोटिक्स कितने हैं जी अभी तक आइडेंटिफाइड हुए हुए? बेशुमार। उनमें से कमर्शियली, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कमर्शियली कितनी प्रेपरेशंस किन किन स्ट्रेन्स की अवेलेबल है? हम जीनस की बात करते हैं, हम स्ट्रेन की बात करते हैं, जीनस की बात नहीं करते। सो लैक्टोबैसिलस कमर्शियली अवेलेबल है, उसके कुछ जीनसेस अवेलेबल हैं। फिर बिफिडोबैक्टीरियम कमर्शियली अवेलेबल है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है वो देखते हैं आगे। और इसके अलावा सैक्रोमाइसिस बुलार्डी, ठीक है, अमूमी तौर पे हम एंटीबायोटिक पोस्ट एंट्राइटिस के अंदर हम इस्तेमाल करवाते हैं उसको, बड़ा अच्छा रोल है उसका। और बैसिलस क्लॉजी के नाम से वेरी रिनाउंड प्रोडक्ट जो है। तो ये 3-4 आपके पास जीनसेस ऐसी हैं, इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती है, जीनसेस ऐसी हैं जो कि अवेलेबल हैं। काम क्या होता है इनका? प्रोबायोटिक्स ने बैड बैक्टीरिया को मिनिमाइज करना होता है गट में, इनकी कॉलोनाइजेशन, और जो यूजफुल वाले हैं उनको सपोर्ट करना होता है, ठीक है, ताकि क्या हो, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहे। अच्छा, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये स्ट्रक्चर पे नहीं जाना, इसके अंदर जो बातें हैं वो हम इस तरह से करेंगे कि 2FL इज 2-फ्यूकोसाइल लैक्टोज, फ्यूकोसाइल लैक्टोज 2, ठीक है जी। 2 की पोजीशन के ऊपर इसका लगा हुआ है, और जो 3 है उसका 3 की पोजीशन पे लगा हुआ है। जो 2-फ्यूकोसाइल लैक्टोज है दैट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, और जो दूसरे वाला है वो जरा सा एंगुलर है। अच्छा, ये नीचे आप सर्कल्स देख रहे हैं, इसका सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो एक लिमिटिंग फैक्टर है कि तमाम ओलिगोसैकेराइड्स, देखिए सबसे ऊपर लैक्टोज है, इसको निकाल दें, इस पे फोकस करें। ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स ये हैं सारे। अच्छा जी, 2FL, 3FL, 3SL हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है जी, 6SL, LNT, LNNT, ठीक है जी। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये तो लाजमी पार्ट होंगे ओलिगोसैकेराइड्स का, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब है कि 2 से ज़्यादा और कितने से कम। पोली और ओलिगो में क्या डिफरेंस है? हाँ, 2 to 9, हाँ ठीक है, 2 to 9, क्योंकि 5 से 6 भी ओलिगोसैकेराइड्स उसके साथ वो आते हैं। तो हमने जो पढ़ा था वो 7 थे, अभी 8-9 हो गए होंगे, मगर मोस्ट प्रॉब्ली 10 से नीचे आपके अमूमी तौर पे आपके ओलिगोसैकेराइड्स कंसिडर होते हैं, और उसके बाद फिर आपके पॉलीसैकेराइड्स आ जाते हैं। सो ये देखिएगा कि इसमें कुछ में आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ में 4 हैं, ये सब ओलिगोसैकेराइड्स हैं। और प्रीबायोटिक्स ये हैं जी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एंगुलर है और ये लीनियर है, और इसके अंदर गैलेक्टोसाइल लैक्टोज है और इसके अंदर कीटोज है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, फ्यूकोज इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट। फ्यूकोसाइल वाला जो पोर्शन है ना इसका, ये फ्यूकोज है। फ्यूकोज जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स को प्रीबायोटिक से, क्योंकि जब आप प्रीबायोटिक पे आएंगे तो इसमें गैलेक्टोज आ जाता है। आगे देखते हैं कैसे। ये देखिए,
प्रीबायोटिक्स के अंदर प्रीडोमिनेंट मॉलिक्यूल इज फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड फ्यूकोज नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है प्रैक्टिकल, और आई एम श्योर आपका मुझे इसमें इनपुट भी ज़रा थोड़ा सा चाहिए होगा कि क्या एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं। अमूमी तौर पे अब लेटेस्ट रिसर्च जो आ रही है, ख़ास तौर पे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, आप लोग उनको ज़्यादा डील करते हैं। हम लोग तो ज़्यादा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस को ट्रीट करते हैं, और जब तक वो जाके नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बनता है वो आपके पास ट्रांसफ़र हो जाता है पेशेंट। दो चीज़ें, एक डायबिटिक पेशेंट को पहले तो एक ही चीज़ थी, इसको कहा गया चीनी नहीं खानी, ग्लूकोज नहीं खाना। लेटेस्ट रिसर्च के अंदर फ्रुक्टोज को भी कहा जा रहा है कि आपने ज़रा थोड़ा सा मॉडरेशन के अंदर लेना है। रीज़न क्या है उसकी? क्योंकि जब आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर होते हैं तो आपका का सारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है, और फिर अगर आप ज़्यादातर फ्रुक्टोज लेंगे तो आपका प्रीबायोटिक्स जो हैं, नॉट द ओलिगोसैकेराइड्स, क्योंकि जब इन्फेंट होता है उसका ये चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं और एडल्टहुड तक, इवन बुढ़ापे की एज तक, जेरियाटिक पेशेंट्स के अंदर भी वो डेवलप होती रहती हैं। सो जब आप फ्रुक्टोज ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करेंगे तो आपका प्रीबायोटिक पोर्शन बढ़ जाएगा। और प्रीबायोटिक हमने पहले बात की थी कि ये सबको खिलाता है, ठीक है, बड़ा वलीउल्लाह है, कहता है आप तुम भी खा लो मेरे से, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। यूज़फुल एंड हार्मफुल तमाम ऑर्गेनिजम्स को ये फीड करता है। सो ज़्यादा फ्रुक्टोज लेने से आपकी हेल्थ होती है, और अगर आपके पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कोई इस तरह का मामला है, ऑलरेडी आप कॉम्प्रोमाइज हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका, अक्सर आते हैं ना जी आप लोगों के पास पेशेंट्स, बदहज़मी सी डॉक्टर साहब हो रही है, ज़रा डिकार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी, क्या करें। वो डेफिनेटली आप डाइटरी हिस्ट्री अगर 5 मिनट उसकी लेंगे तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं मीठा नहीं खाता, फ्रूट्स मैं अलबत्ता हर खाने के साथ खाता हूँ, थोड़ी सी खजूर मैं खा लेता हूँ रात को, सुन्नत है जी, ठीक है, वो वहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, बट ये है कि फ्रूट्स को मॉडरेशन के अंदर हम ज़रूर इस्तेमाल करवा सकते हैं। बल्कि अब तो गाइडलाइंस भी आ गई हुई हैं, वो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स एंड एवरीथिंग अब वो अपडेट भी हो गई हुई हैं। तो मॉडरेशन के अंदर फ्रुक्टोज जो है वो आपका, ये प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स, अक्सर आजकल बात होती है गट डिसबायोसिस की, ये टर्म सुनी होगी आपने कि यूज़फुल बैक्टीरिया कम हो गए, हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ गए तो डिसबायोसिस हो गया, और ब्लोटिंग उसका पहला सिम्टम है। एब्डोमेन बढ़ जाना और ब्लोटिंग होना आपको, ये उसका पहला सिम्टम है। तो ये सब कुछ आपके मेटाबॉलिज्म के साथ भी रिलेटेड है, ना सिर्फ ये हम दूध और उससे रिलेटेड नहीं, हम एक होलिस्टिक उसके अंदर लॉजिकली चल रहे हैं ना ये बातें, ठीक है ना, ऐसे ही हैं, ओके। अगर कोई डिसएग्री करते हैं तो ज़रूर उसको नोट डाउन करें और आफ्टर के डिस्कशन में हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके जी, सिलेक्टिविटी की हमने बात की थी, ये एक सिंगल स्लाइड के ऊपर इसी चीज़ को एम्फसाइज कर रहे हैं कि ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड, पॉइंट नंबर 2 जो है, आर फूड सोर्स फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया ओनली एक्सक्लूसिवली, और जो प्रीबायोटिक्स हैं वो दोनों के लिए नॉन स्पेसिफिक, नॉन सेलेक्टिव है। अच्छा जी, ये रेपिटेशन है कि ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स फ्यूकोज इज द डिफरेंशिएटर, जबकि आपका प्रोबायोटिक्स के अंदर आपका ग्लूकोज गैलेक्टोज तो उसमें भी थे, ठीक है जी, मगर फ्रुक्टोज ये एडिशनल है जो कि उसके अंदर माइनस है, ठीक है जी। और ये आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये एंगुलर होते हैं, ठीक है, और जो आपके प्रीबायोटिक्स हैं वो आप बिल्कुल लीनियर उसके होते हैं, ठीक है। बस इस स्लाइड पे इतना ही करना है। नटशेल में वही बातें, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा कि 2FL का क्या मतलब था? 2FL क्या चीज़ थी? फ्यूकोसाइल, ठीक है जी, फ्यूकोसाइल लैक्टोज। एंड 3FL क्या था? वो 3 पोजीशन थी। ज़बरदस्त, आप तो भाई ज़बरदस्त इन्वॉल्व है जी, मज़ा आ गया। ओके जी, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा टच करते हैं और आगे चलते हैं। आई एम श्योर आप लोग इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, हर बंदे को पता है। होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है जी, और इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है कि सेल्फ को हार्म ना करे और जितनी फॉरेन चीज़ें हैं उनको रोके, उनको डिस्ट्रॉय करे और उनको एलिमिनेट करे। 3-4 चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त, अक्सर हम समझा करते थे कि जब हम स्टडीज़ किया करते थे ना, कहते थे कि यार इम्यून सिस्टम तो हर जगह ही है यार, क्या करें। समझ नहीं आती थी कि किस किस ऑर्गन में क्या क्या है, याद रखना मुश्किल होता था। आसानी के लिए कुदरत ने ऐसा बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म बनाया कि जहाँ भी आपकी बॉडी
इन्वायरमेंटल एजेंट्स के साथ इन लिंक आती है, वहाँ इम्यून सिस्टम डाल दिया उन्होंने। जिस तरह फॉर एग्जांपल ऊपर से चले नीचे तक, आसान तरीके से याद रखने का, सबसे पहले आपकी आइज़ आ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, रिलेटिवली इसके अंदर आपके अब अक्सर जब आंखें आती हैं तो गिद्ध भी आने लग जाती है। वो गिद्ध क्यों आती है कि वहाँ पे पस सेल्स बनने लग जाते हैं और वहाँ पे साइटोटॉक्सिक सेल्स मौजूद होते हैं। अंदर आ जाए नोज़ में, नोज़ से लेके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए, माउथ आ गया, सारी की सारी गट आपकी, राइट फ्रॉम द लिप्स टू द एनल पोर, ये सारे का सारा इसके अंदर, दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। फिर आपका ब्लैडर इन द जेनिटल सिस्टम, और कुदरत ने एक और लिंकेज बनाया हुआ है, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो पैरेलल चल रहा है आपके ब्लड सिस्टम के साथ साथ, जो कि तमाम वाइटल ऑर्गन से लिम्फ को वापस लेके तो वापस आपका वीना केवा के अंदर डालता है। सो आपके पास स्टेशंस मौजूद हैं, आपके पास ट्रैम ट्रैक्स मौजूद हैं, और इम्यूनिटी की जो ट्रेन है ना वो चलती रहती है, ठीक है जी। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक पिक्चर, काश मुझे उस ज़माने में मिल जाती, इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, अब मिल गई है तो बड़ा मतलब बहुत आसान हो गया। अच्छा जी, ये रेपिटेशन है, एक इन्नेट होती है और एक आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी डिपेंड करती है आपके स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और जो आपकी है अडेप्टिव इम्यूनिटी वो आपके सेल्स पे डिपेंड करती है, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर, ठीक है। अमूमी तौर पे इसमें सारे सेल्स यूटिलाइज तो होते हैं, मगर ये ज़्यादातर आपके जो ऑर्गन स्ट्रक्चर्स हैं ना उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और फिर ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर्स, ड्यू टू सेंसिटाइजेशन और ड्यू टू लर्निंग, जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स, उनके साथ जो एक आपकी इम्यूनिटी ओवर द कोर्स ऑफ एज बनती है वो आपकी एक्वायर्ड आती है। और उसमें ज़्यादातर बी सेल एंड टी सेल दोनों का काम है, एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं और आपके टी सेल भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इमीडिएट रिस्पॉन्स जब भी कोई फॉरेन बॉडी आएगी तो किसका आएगा, इन्नेट का कि अडेप्टिव का? इन्नेट का आएगा कि फटाफट जंग लगाएंगे, फटाफट जंग लगा के उसको फीवर होगा, फटाफट उसको निकालने की कोशिश करेगा। और अगर उनको लग रहा है कि जंग ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी तो गुरीला वॉर्स की तरफ चले जाएंगे। मेरे ख्याल में ये जब से इराक़ के ऊपर हमला किया अमेरिका ने, हर बंदे को गुरीला वॉर का पता है कि लंबी चलती है, ठंडी वॉर होती है, और उसके अंदर आपको मेमोरी के सेल्स भी चाहिए कि किसने किसका कितने स्ट्रक्चर्स तोड़े, क्या किया। खैर ये बहुत बहस उस तरफ चली गई है, मगर ये है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि आपका गुरिल्ला वॉर्स एंड वो कहते हैं ना टारगेट किलिंग एंड गुरिल्ला वॉर्स दोनों चलती हैं आपकी बॉडी के अंदर। वेरी फैसिनेटिंग। अच्छा जी, हम ये बात कर चुके हुए हैं, ये गट है। अच्छा, जितने भी मैंने ऑर्गन्स दिखाए थे उनमें सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गन है आपके इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए वो कौन से वाला है? व्हाट अबाउट स्किन? है जी? या व्हाट अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम? हैं? चैनल्स ही चैनल्स हैं। वेल, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो आपकी इम्यूनिटी के अंदर है ना वो 80% आपका गट ही करता है। उसकी रीज़न ये है कि स्मॉल गट को अगर आप डायसेक्ट करके उसको एक्सपैंड करें तो टेनिस कोर्ट जितना एरिया बनता है। वो कॉन्वोलेटेड होके एक छोटा सा स्ट्रक्चर तो वो है, मगर सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया वाइज आपकी सारी एब्जॉर्प्शन वहीं से होती है। स्किन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट और लिम्फेटिक सिस्टम फिर उसके बाद आता है, क्योंकि वो उसका वॉल्यूम ज़रा कम है, वो शरियाने। सो मोस्ट लार्जेस्ट जो आपका है वो गट ही है जो कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए हमारा आज की जो प्रेजेंटेशन है वो दैट इज़ गट हेल्थ की तरफ ज़्यादा है। ओके जी, किस किस के घर में लॉन है? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलें, जो हॉस्टलाइट्स है किस किस के हॉस्टल में वो लॉन्स हैं जी, बताएं। मोस्टली आपको लॉन्स का। अच्छा, इमेजिन एक फील्ड है जो लॉन ही है सिर्फ, और आपकी एक प्रॉपर्टी, एक कमरा बना हुआ है वहाँ पे, आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? मतलब कहते हैं ये मेरा एरिया है, वो कैसे मतलब वो करेंगे? सिर्फ एक लॉन है। पिछले दिनों मैं स्कर्दू गया हुआ था, तो वहाँ पे जब टॉप की फील्ड्स पे गए ना तो स्कर्दू की वो जो प्लेन्स है ना वहाँ पे, अभी खैर चूँकि ज़रा सर्दियाँ थोड़ी सी अब तकरीबन आने वाली हैं, तो जितनी वो फील्ड्स थी ना वो ब्राउन हुई हुई थी, मतलब घास ब्राउन थी। तो और ताहद नज़र तक फील्ड्स ही फील्ड्स थी। एक तरफ बर्फ़ के पहाड़ थे, एक तरफ वो फील्ड्स थी। तो वो फील्ड्स में ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी वो मेरा घर है, तो मैं एक घर है तो घर के इर्द गिर्द कितना अहाता मैंने उसको वो करना, उसके लिए
हम क्या कोई डिमार्केट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, कि ये मेरा एरिया, ये मेरे भाई का एरिया, ये उसका एरिया, क्या करेंगे? बॉर्ड लगाएंगे। क्या बात है चीमा साहब, एक्सलेंट, ये लफ्ज़ मैं सुनना चाह रहा था। फेंसिंग, ठीक है जी। सो फेंसिंग जो है वो आपको एक वो लकड़ी का करके अक्सर खूबसूरत सी वाइट कलर की लगी होती है ना, अक्सर मूवीज़ में देखते हैं। वो फेंसिंग से आप अपना अपना एरिया, अपना अपना गिराज, अपना अपना पोर्शन, अपना अपना पैशियो आप आइडेंटिफाई करते हैं। सो समझ लेते हैं कि वो जो ग्रास है वो बेस आपकी आ गई, ठीक है। बेस के ऊपर आपने एक फेंस लगा दी, ठीक है। फेंस लगी, इसका मतलब है हर बंदा वॉक करके अंदर नहीं आ सकता, कोई रुकावट है ना, ठीक है। या फलांग के आएगा या कुछ नहीं फलांग सकेगा, कुछ ना कुछ होगा। और कुछ लोग तो फेंसिंग के ऊपर वो तारें भी लगा देते हैं, तो वो सेंसिटाइज्ड इम्यून सिस्टम, इलेक्ट्रिक भी आ गया जनाब, ठीक है। सो आप फेंसिंग और बेस के ऊपर फेंस डटी रहे, जमी रहे, उसके लिए क्या करेंगे? कील लगाएंगे कि अपनी जगह फिक्स रहे ना, ठीक है। सो इसकी एनालॉजी बड़ी ज़बरदस्त है कि योर ह्यूमन बॉडी इज़ योर लॉन, वो बेस है आपका, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट भी करना है ना कुदरत ने। वो कैसे करेंगे? कुदरत ने फेंसिंग सिस्टम एक बनाया हुआ, और फेंसिंग सिस्टम को सीमेंट करने के लिए एक दूसरे के साथ कि कोई उसमें ना आए, तो उसमें कुछ एजेंट्स हैं, ठीक है। क्या है? इट इज़ सेड दैट जो आपकी गट है ना, वो सबसे ज़्यादा जो एनवायरनमेंट के साथ ना इंटरेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। कितनी बार हम खाना खाते हैं, कितनी बार दूध पीते हैं, कितनी बार जूसेस लेते हैं, तो फॉरेन बॉडी सबसे ज़्यादा आपकी गट के साथ जाती हैं। सेकेंड नंबर पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सो गट म्यूकोजा एंड एपिथेलियम आपकी बेस है, ठीक है। उस बेस के ऊपर उसमें गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है, जो पेयर्स पैचेस हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं ना, पेयर्स पैचेस, ठीक है। वो बड़े बड़े से वो जो हम उसमें देखा करते थे, हिस्टोलॉजी की बुक्स में बनाया भी करते थे। सो पेयर्स पैचेस आर द फेंसिंग सिस्टम। मगर वो अपनी जगह पे रहें, उसके लिए क्या है? गट माइक्रोबायोटा उसका सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे उसके इर्द गिर्द अपनी जगह पे उसको सेंसिटाइज रखते हैं, और उसकी जगह पे क्या वो अपनी फंक्शनैलिटी मेंटेन रख पाएँ, तो ठीक है। ऐसे ही होगा ना कि मैंने फेंस के ऊपर लकड़ी रख दी, मैंने कील नहीं लगाया, तो वो आएगा, लकड़ी उठाएगा, साइड पे निकल जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो जो आपका नेल्स है ना, जो आपको सीमेंट करते हैं इम्यूनिटी को, दोज आर द गट माइक्रोबायोटा जो यूजफुल वाले हैं। अच्छा, ह्यूमन जीआई ट्रैक्ट फेंसिंग क्या है जी? जब एक न्यूबॉर्न पैदा होता है ना, तो उसकी फेंस कुछ ऐसी होती है। अच्छा, एक ही ऐसा ऑर्गन है जो आप पैदा होते हैं तो नहीं होता, मगर जब आप बूढ़े होते हैं ना, फुली डेवलप्ड होता है बॉडी के अंदर। ये मैं आपको लिटरेचर की बात बता रहा हूँ। सोच सकते हैं क्या हो सकता है? एक ऑर्गन जो आपके है ही नहीं, है ही नहीं जब आप पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न का नहीं होता, मगर जब वो पहुंचता है मेरी एज को, आप लोगों की एज को, तो वो फुली डेवलप्ड होता है। कुछ का अच्छा डेवलप्ड होता है, कुछ का अच्छा डेवलप नहीं होता। डिफेंस मैकेनिज्म वो तो होते ही है शुरू से। हाँ, पहले 6 महीने में ज़रा कम होते हैं, वैक्सीन्स लगा लगा के हम ज़रा उसको बना देते हैं, मगर कोई अच्छा लफ्ज़ यूज़ करें। इम्यूनिटी तो 5 साल तक बहुत ही कम होती है, और जब आप ओल्ड एज में आ जाए फिर कम हो जाती है, तो वो फुली डेवलप नहीं होता। हम वो कहते हैं ना कि जितना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का ख्याल हम न्यूबॉर्न का रखते हैं, उतना ही हमें बड़ों का भी रखना पड़ता है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिशनर्स हैं। सोडियम लेवल्स ऊपर नीचे अगर हो जाएं डायबिटिक पेशेंट के अंदर, तो वह मामला ज़रा ख़राब होते हैं। सो कौन सा ऑर्गेनिज्म कह रहा हूँ, कौन सा ऑर्गन है जो कि पहले नहीं होता और बन जाता है बाद में, बल्कि ऑर्गन सिस्टम कहना चाहिए। चलें, जी नहीं, एलर्जीज तो एक वो मैनिफेस्टेशन हो गया ना, वो डायग्नोसिस हो गया आपका। यही आपका गट माइक्रोबायोटा का जो सिस्टम है ना, इट्स नाउ कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन सिस्टम, जो कि न्यूबॉर्न में नहीं होता और आपका बनता है, एंड तक जाके बनता रहता है। हाँ, वो फंक्शनैलिटी कैसी कर रहा है, ख़राब कर रहा है, ठीक कर रहा है, वो बात की बात है। सो है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एक चीज़ आपके अंदर है ही नहीं कुदरत ने और बाद में बने। खैर एनीवेज, तो ऐसा होता है, और इसको फिर हमने जोड़ना होता है। और जोड़ने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, जब बच्चा पैदा होता है तो प्रीडोमिनेंट उसकी फीड होती है मदर फीड, और मदर फीड के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो कि उसको यूजफुल बैक्टीरिया को बढ़ाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन को रोकता है।
ओके, फंक्शंस पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। प्रीबायोटिक हमने सुना हुआ है कि आर द फूड फॉर द प्रोबायोटिक, ठीक है, ये सब एग्री करते हैं। तो ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड, मैंने पहले बात की थी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। सो ये क्या करता है, इसके और कुछ एडिशनल रोल्स हैं, जिसके अंदर गट की म्यूकोजा की हेल्थ का नेल बनता है, ये उसकी हेल्थ को ज़रा प्रॉपर करता है ताकि उसके अंदर वो लीकी ना, जितना लीकी होगा उतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर म्यूकोजल गैप्स हैं, उस गैप्स के अंदर अगर कॉलोनाइजेशन ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया हुई हुई है तो नहीं जाएगा, पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया नहीं जाएगा। फिर इसकी फूड, ये इट एक्ट्स एज अ सिलेक्टिव फूड सोर्स, ये हम बात कर चुके हैं। एंटी एडहिसिव प्रॉपर्टी है इसकी। जब भी कोई पैथोजन आके गट में हमलावर होता है वो पहले एडिशन करता है गट के साथ, म्यूकोजा के साथ। एडिशन नहीं करेगा तो टॉक्सिन के जरिए करेगा, मगर ज़्यादातर प्रीडोमिनेंट टॉक्सिन मीडिएटेड आपके ज़रा मिनिमम होते हैं, क्योंकि आपने कोई बाजार का खाना खाया तो स्टैफ ऑरियस का टॉक्सिन अगर आ गया तो मामला ख़राब हो गया। मगर ज़्यादातर जो आपके डायरियाज वगैरह होते हैं वो इन गट इन्वेजन से होते हैं। सो अगर आपका ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स का प्रपोर्शन अच्छा है, आपके ऑर्गन सिस्टम के अंदर अच्छा बना हुआ है, इम्यून सिस्टम के अंदर, तो आपको जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो गट को एडिशन नहीं कर सकते, एंटी एडिसिव के तौर पे काम करता है और अपने साथ अटैच कर लेता है, बजाय गट के साथ अटैच हो अपने साथ अटैच कर लेता है। फिर इम्यून सेल्स की रिएक्टिविटी, सेंसिटाइजेशन, इसको बढ़ाता है। ऑप्सोनाइजेशन जो हमने पढ़ा हुआ है, एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है ना पैथोलॉजी में, ऑप्सोनाइजेशन को बढ़ाता है, जल्दी टेकअप कर लेता है। जीन एक्सप्रेशन इन सर्टन केसेस करवाते हैं ये, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं कि आगे चल के हम देखेंगे। ये एक चीज़ प्रोड्यूस करता है ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड, ये जो 2FL और 3FL है ना, फ्यूकोसाइल लैक्टोज और 2 और 3 ये करते हैं, और डेफिनेटली इम्यून सेल्स पे इफेक्टिव है। सो ये एक ज़रा सब्जेक्टिव बात थी, ज़रा थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें थी कुछ, कदा बता दें। ओके जी, ये आप देख रहे हैं गट म्यूकोजा। अगर आपके आ जाते हैं ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स माइनस हैं तो आराम से आके यहाँ पे इन्वेट करेंगे और चले जाएंगे। मगर जब ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड साथ हैं तो देयर इज़ अ हिंड्रेंस। यहाँ गिने कितने ऑर्गेनिजम्स हैं? 5, इधर 1 है, उसको जगह ही नहीं मिलेगी। जगह नहीं मिलेगी तो कैसे इन्वेट करेगा? सो सिंपल मैकेनिज्म है, ऑक्यूपाइंग, मतलब उसकी जगह रिसेप्टर्स कह लें, अटैचमेंट रिसेप्टर्स कह लें, म्यूकोजल अटैचमेंट कह लें, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करवाता है और अटैच होगा तो अपने साथ करेगा, आगे नहीं जाने देगा। ओके जी, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पॉइंट नंबर 3, जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट आपका प्रोबायोटिक है ह्यूमन मिल्क के अंदर, दैट इज बिफिडोबैक्टीरियम। सो देयर आर रिसर्चेस जिसके अंदर मुख्तलिफ ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स को और प्रीबायोटिक्स को हमने सप्लीमेंट किया। ये नीचे इसके रेफरेंसेस मौजूद हैं, ठीक है जी। हमने जब उसको सप्लीमेंट किया तो हमने देखा कि जो 2-फ्यूकोसाइल लैक्टोज है उसके साथ सप्लीमेंट करने से बिफिडोबैक्टीरियम सबसे ज़्यादा ग्रो किया। सो डिड्यूस ये किया गया कि एक तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और फिर पॉइंट नंबर 3 के अंदर बिफिडोबैक्टीरियल स्ट्रेन्स मल्टीप्लाइड अबंडेंटली एंड प्रोड्यूस्ड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। जीन एक्सप्रेशन की जब हमने बात की ना, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्या करते हैं? कोई एक वर्ड में बताएगा? शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का क्या काम है? चलो ये होमवर्क हो गया, ठीक है। हर चीज़ नहीं बतानी चाहिए, कोई एक आधी चीज़ ना छोड़ के जानी चाहिए, तजस्सुस रहे ताकि, ठीक है। सो ये हमने देखा, ये एक तो वो प्रोड्यूस हुए और प्रोड्यूस होने के बाद उन्होंने शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाने शुरू कर दिए, जो कि बताता था कि इनकी अबंडेंसी जो है वो गट के अंदर ज़्यादा हो गई। ओके जी, सो फाइनली वही चीज़ हम दोबारा बार बार वही बता रहे हैं कि 70 to 80% गट इज़ इन्वॉल्व इन योर इम्यूनिटी। मोस्ट अबंडेंट इज बिफिडोबैक्टीरियम and predominant human milk oligosaccharide are 2-fucosyl lactose and 3-fucosyl lactose. Human milk oligosaccharides have an advantage of being a selective nutrition provider and doing all these functions for the human body. So, क्या हम ये safely कह सकते हैं कि breastfeeding is the best choice for babies? ठीक है। अच्छा, आप देखिए कि इंसान को जब हम हिस्ट्री की बात करें 1900 से लेके
1953, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स लगे ओलिगोसैकेराइड को कमर्शियली प्रिपेयर करने के अंदर। इतनी मेहनत, और इसमें रेवेन्यू कितना लगा होगा, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की रिसर्च के बाद उन्होंने बताया कि जो सबसे मुफ्त, सबसे साफ़ सुथरा दूध जो घर घर में मैसर है, ठीक है, और ये सब कुछ कि कितने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कितना ml, कितने आउंसेस, मतलब इस चीज़ की मुबारक होकर उन्होंने ये कहा कि जी वो जो आपकी नेचर है ना वो बेस्ट है। हम ये 5 से पता नहीं करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के हम आपको ये बताते हैं कि वो जो है ना नेचर इज़ द बेस्ट थिंग, और नेचर से बेस्ट आपकी जो डाइट है ना वो कोई नहीं हो सकती। सो इतने पैसे लगा के अगर वो बात कर रहे हैं तो हमें एडवोकेट करना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं ये इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे किया कि 1 2 3 4 लेडी डॉक्टर्स बैठी हुई हैं, 2 पीछे भी बैठी हुई हैं। एक वेल रिनाउंड कंपनी की तरफ से हमने एक न्यूट्रिशनल एवेलुएशन का ना, एक न्यूट्रिशनल आप कह लीजिए कि एक स्कॉलर आए हुए थे, 2-3 उन्होंने बुलाए हुए थे फॉरेन के, एक ईरान से थे, एक यूके से थे। अच्छा, जो यूके वाले थे उनके साथ फिर जब हम लंच पे बैठते हैं हम गपशप लगाते हैं। सो वहाँ पे बात चली ब्रेस्ट फीडिंग की एंड एडवोकेसी की। तो उन्होंने पूछा कि जी, हमने कहा जी आप कैसे करते हैं, उन्होंने कहा जी पहले आप बताएं आप कैसे करते हैं। मैं कहा जी मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं जब रिसीव करने जाता हूँ तो ब्रीथ करवाया बेबी को, या मेरा असिस्टेंट जो है वो ब्रीथ करवा देता है बेबी को। उसके बाद मदर की कंडीशन देखते हैं, और मेरी कोशिश ये होती है पर्सनली कि मैं मदर के ऊपर ही लेटा के पहली फीड जो क्लोस्ट्रम होता है वो बेबी को करवाऊँ। कहते हैं जी उसमें तो फेलियर आता है। जी फेलियर आता है, बिल्कुल आता है, मगर जब तक वो सकल नहीं करेगा, पॉजिटिव फीडबैक रिफ्लेक्स ही नहीं आएगा, लेट डाउन ही नहीं होगा। लेट डाउन नहीं होगा तो कैसे बनेगा, वो तो चलते रहेंगे फिर इसी तरह से। वो कहता है वेरी गुड। कहता है तो फिर उस सूरत में, कहता है मुझे एक बात बताइएगा, जब माँ एक सी सेक्शन के बाद या डिलीवरी के बाद लेटी होती है, वो उसमें एनर्जी होती है आपकी बातें सुनने की? मैं कहा जी नहीं होती। मैं कहा ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है कि जब वो मेरे पास आते हैं मैं तब उनको बताना शुरू करता हूँ, वो आधी बात सुनते हैं, डॉक्टर साहब कर लेते हैं, डॉक्टर साहब ये ज़्यादा ईजी लगता है मुझे, ज़्यादातर मैं कन्विंसिंग पावर मेरे अंदर है, मैं मनवा लेता हूँ। 1 to 2 months डाउन द रोड मैं ब्रेस्ट फीडिंग पर ले आता हूँ। बट कहने का मकसद ये है, सर ने मुझे बताया, सर ने कहा कि जी हम जैसे ही कंसेप्शन होता है, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जो फॉलो बेबी जो आपका डेटिंग स्कैन के ऊपर जब आ रहे होते हैं, हम उसी वक्त ही उसको प्राइमिंग शुरू कर देते हैं कि भाई बात सुनो बीबी, खुशखबरी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, 9 महीने के बाद इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल यू आर गोना बी अ मदर। मगर मदर बनने के साथ साथ आपकी ये 2-3 आपकी ड्यूटीज़ हैं जो आपने देनी है। माँ का दूध आपने पिलाना है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अब ये प्रोपोर्शन बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ भी ऐसी। फिर दूसरी जो बहस हुई वो ये हुई कि आपके यहाँ पे सी सेक्शन ज़्यादा हैं या वेजाइनल डिलीवरी ज़्यादा है? एक टेबल के ऊपर चीमा साहब 12 पीडियाट्रिशियंस बैठे हुए थे। वो कहते हैं यार अनफॉर्चुनेटली सी सेक्शन का प्रोपोर्शन ज़्यादा। वो हैरान परेशान हो गया था, क्यों, ऐसा क्या हो गया आपके यहाँ पे? मैं तो समझ रहा था कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट मुल्क है, मतलब ऐसी क्या बात है? तो क्या आपका क्या? हमने कहा कि जी हमें ये लगता है कि शायद जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनके पास शायद टाइम नहीं होता मॉनिटरिंग का, या फॉर एनी रीज़न हमारी यहाँ न्यूट्रिशन मदर्स की ठीक नहीं है, वो लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो देयर आर सर्टन मैटरनल फैक्टर्स, सर्टन प्रैक्टिशनर फैक्टर्स, तो दोनों चीज़ों का कंबाइन है। कहते हैं नहीं हमारे तो आपका जितना ज़्यादा हाई रेट आप बता रहे हैं, बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं, आई विल नॉट टेक द नेम, उन्होंने कहा जी 70% के करीब आपके सी सेक्शन होते हैं लाहौर शहर के अंदर। और वो लाइक कहता है इतना तो अगर हमारे वहाँ हो तो हमारा तो पता नहीं NHS पे कितना ही खर्चा हो जाए, वो सारा कुछ हो जाए। खैर, सो पॉइंट ये है कि हम सब मिलके, ये सारी बातों का मकसद ये है कि एक्सपीरियंस शेयरिंग हो, जिसकी जो ड्यूटीज़ है वो अपने अपने तौर पे करे। हमने वहाँ पे, मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब तक बच्चा मेरे पास आता है ना, वी हैव मिस्ड द बोट। तो स्टार्ट आप करें जब आपके फॉलोअप के ऊपर होता है, ठीक है, तो आपके ऊपर आप बिल्कुल करें। उसमें अगर कोई लेक्चर करवाना है तो पीडियाट्रिशियंस हाजिर हैं, उनको बताएंगे कि जी क्या आप कस्टमाइज फीड जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की रिसर्च के बाद उन्होंने बताया वो क्यों ज़रूरी है। सो वहीं से अगर उसका माइंडसेट होगा तो ये होगा। बल्कि पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, प्लीज़ अलाउ मी टू टेक द नेम, क्योंकि मैं भी उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा ब्रेस्ट फीडिंग पे बड़ा ज़बरदस्त एडवोकेसी है, और उसका रीज़न यही है कि हमने एक ना अब तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्री मैरिज काउंसलिंग का इसका एक पार्ट बनाया जाए, क्योंकि बायोलॉजिकली बीइंग कॉम्पिटेंट, बायोलॉजिकली ऑफ बीइंग अ मदर और अ फादर इज़ नॉट इनफ।
ठीक है, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए उसका। हार्डवेयर तो है सबके पास, 18 साल के बाद मतलब एवरीबडी इज इक्विप्ड, मगर क्या हम सॉफ्टवेयर हमारा ठीक है? इस पे भी मेरे ख्याल में एक सेशन होना चाहिए मैडम। अच्छा, लास्ट एक स्लाइड ये थी जस्ट फॉर, दूध हमारा आ नहीं रहा, ये एक बड़ा मेरे पास भिजवाएं, मैं बताऊंगा कैसे आता है। खराब है, कड़वा है, जहर है। हाँ देखिए, जो कड़वा और जहर है ना, मैं आपको चलें चूंकि हम एंड पर हैं, हम जरा ओपन ही कर देते हैं हाउस को। जो कड़वा दूध है ना जी, देखें, मिल्क आप ये समझिए कि इट्स अ स्पेशलाइज्ड पसीना। अगर आप उसको चखेंगे ना, आपको मतलब देयर आर रिसर्चर्स, वो कहते हैं कि ये एक काउंटर पार्ट है, जिस तरह आपकी सिक्रीशंस निकलती हैं आपकी बॉडी की, वही निकलती हैं। सो थोड़ी देर के लिए आप उसको एयर में रखेंगे ना तो वो होने लग जाता है। और प्लस फिर आजकल वो बड़ा है जी, हमने टेस्ट कराया जी लेबॉर्ट्री में, पता नहीं क्या पस सेल्स निकले, वो निकले, दैट इज नॉर्मल, क्योंकि हमने जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स है वो भी होंगे, मैक्रोफेज भी होंगे, वो भी होंगे। अब वो इन्फेक्टिव नहीं है, वो सेल्फ के हैं जिन्होंने इम्यूनिटी बढ़ानी है, और IgA भी उसके अंदर आएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको एजुकेट करने वाली हैं कि बीबी बात सुने, वो ये वो वाला गाय का दूध नहीं है कि आपने रखा और आ गया, ये ह्यूमन मिल्क है, और इसकी कुछ स्पेसिफिक, अब ज़्यादा देर तक उसको बाहर नहीं रख सकते, गर्मियों के अंदर तो 15 मिनट मैक्सिमम। और एक बार आप अगर आपने फॉर एग्जांपल उसको रेफ्रिजरेट किया तो उसके बाद आप एक ही बार उसको रीवार्म करके यूज़ कर सकते हैं, आप दोबारा नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो यही कहती हैं अभी भी। इवन अगर फार्मूला कंपनीज को भी आप पूछें तो वो भी ये कहेंगे वंस आप रीवार्म कर सकते हैं, उसके अलावा कोशिश करें ना ही करें, जितना बनाए उसको यूटिलाइज करें। सो वो जितना वो होता जाएगा उतना उसका टेस्ट भी चेंज होगा, उतना उसके अंदर ऑक्सीडेशन, पुट्रीफेक्शन, वो सारी चीज़ें आएंगी। आप पसीना एक जगह पर रख देना, वो बू आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है? तो चाहे जितना मर्जी बंदा साफ है। सो ये इट इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू द बॉडीली फ्लूइड्स। जी, एक आप नोट करें, आपसे करता हूँ बात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मज़ेदार स्लाइड है जो आजकल ना बड़ा जिक्र हो रहा है इसका, ख़ास तौर पे ऑटिज़म के हवाले से, गट ब्रेन एक्सिस, ठीक है जी। सो जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमने सारे ऑर्गन सिस्टम्स डिस्कस किए, ब्रेन में होती है जी इम्यूनिटी। ब्रेन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द न्यूअर थ्योरी, यस करता है, क्योंकि डेंड्रेटिक सेल्स आपने सुना हुआ है, डेंड्रेटिक सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ग्लायल सेल्स प्रोड्यूस हैं, वो उस तरह का मैक्रोफेज तो नहीं होता, मगर उसका काम और होता है, मगर मोर और लेस एक उसकी भी एक स्पेशलाइज्ड टर्म है। वो एक है ना MBBS डॉक्टर, एक हो गया कंसल्टेंट, एक हो गया सुपरा सब स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट, वो ज़रा मज़ीद स्पेशलाइज फंक्शन देते हैं। सो ब्रेन जो है वो गट के साथ कम्युनिकेट करता है वागस नर्व से, ठीक है जी। वो जो वेजोवेगल सिंकोपी और वो सारी चीज़ें वो होती हैं, ठीक है। गट जो है वो थ्रू द इम्यून सिस्टम, गट के अंदर इम्यून सिस्टम सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हार्बरिंग द इम्यून सिस्टम आपका है, वो क्या करता है इम्यून सिस्टम के साथ मुशावरत करके, जो आपके कमांडर्स हैं बॉडी के, उनके साथ मुशावरत करके पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तहत वापस फीडबैक सिग्नल भेजता है। सो ये एक ट्राइंगल जब आपकी कंप्लीट होती है, इसको गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। इट इज़ प्रपोज्ड, ये वैसे इस प्रेजेंटेशन का पोर्शन तो नहीं है, मगर न्यूअर रिसर्चेस ये कह रही हैं कि जो ऑटिज्म है वो गट ब्रेन एक्सिस का डिस्टर्बेंस बहुत सारी, इट्स मल्टीफैक्टोरियल, मगर आजकल जो बच्चों में ज़्यादातर आ रहा है और इस तरह से आ रहा है, उसका पहला प्राइम पोर्शन जो है, प्राइम जो एक कॉज है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो है हाई स्क्रीन टाइम। जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतना बच्चा म्यूट होता जाएगा, वो समझेगा मेरी इन्वायरमेंट वो है, और जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उससे जितना पीछे जाता जाएगा वो उतना ऑटिज्म का शिकार होता जाएगा। दूसरी अहम चीज़ है एबनॉर्मल गट ब्रेन एक्सिस। आप इसको इस लेवल पे ले लें, आप इसको इस लेवल पे ले लें, आप इसको इस लेवल पे ले लें, जिस मर्जी लेवल पे ले लें, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन प्रोड्यूसिंग अ सिवेरिटी ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, हम बोलते हैं, पूरा स्पेक्ट्रम है उसका। उसकी आगे फर्दर चीज़ें आगे फर्दर उसमें, तो ये इट इज़ वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। तो चूँकि गट का डिस्कशन हो रहा था, इम्यून सिस्टम का डिस्कशन हो रहा था, तो मैं कहा चलें ये एक आपको शुरूंगा जी। प्लीज़, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी, या कोई डिस्कशन टाइप है तो। स्क्रीन टाइम बताया, लेकिन बच्चे की एज तब तो अभी छोटा होगा जबकि उसको ऑटिज्म शुरू हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। स्क्रीन टाइम तो बाद में आएगा, बाद में आएगा। जब हम अपना वेरी राइटली सेड, वी पीडियाट्रिशियंस आर ट्यून्ड इन टू डू द डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग ऑन एवरी वेल बेबी विजिट, ठीक है। और ज़्यादातर स्पेसिफिकली हम 8 to 9 मंथ के ऊपर पहली डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, जिसमें आपका साइकोसोशल डेवलपमेंट एंड स्पीच, ये दोनों चीज़ें हम असेस करते हैं बेस लाइन लेवल पे, ठीक है, स्क्रीनिंग जिसको कह लें।
अगर हमें लगे कि बच्चा वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं बोल रहा, ठीक है, या हमें लगे कि इसका इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं है ह्यूमन, तो हम फिर उसको फॉर्मल स्क्रीनिंग के लिए भेज देते हैं 8 मंथ के ऊपर, ठीक है। इस किस्म की चीज़ अगर आई है तो उसमें ज़्यादातर आजकल जो आ रही है वो ये गट ब्रेन एक्सेस वाली बात है। बट WHO की गाइडलाइन है, वो कहती है कि 2 साल से पहले आपने स्क्रीन दिखानी ही नहीं बच्चे को। अच्छा, जो सबसे कॉमन आजकल आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो तो बच्चा थोड़ा सा पकड़ना शुरू करता है, वो साथ ही फॉर वन रीज़न और द अदर वो टैब आ जाता है और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसकी इन्वायरमेंट ही चेंज हो गई, ठीक है। सो वो भी आपका 8-9 महीने के ऊपर अगर वो म्यूट आ रहा है और 1 साल के ऊपर अगर सिंगल वर्ड नहीं बोल रहा, वो सिंगल वर्ड स्पीच डेवलप्स एट 1 ईयर, 2 वर्ड स्पीच डेवलप्स एट 2 ईयर्स और 3 वर्ड स्पीच डेवलप्स एट, कि जिस तरह बाबा मामा ये फर्स्ट बर्थडे पे आना चाहिए, दे दें, नो नो, कर लें, जाऊंगा जाऊंगी, ये 2 वर्ड स्पीच है, ये सेकंड बर्थडे पर आती है, मतलब सिंपल। और मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, बाबा दे दें, मामा ले आए, 3 वर्ड्स, ठीक है, ये थर्ड बर्थडे पर आती है। अगर इससे डिले आ रहा है आपका तो उसका डेफिनेटली आप ज़रा साइको सोशल स्क्रीनिंग के लिए बेसलाइन लेवल की चाहे पीडियाट्रिशियन के पास भिजवा दें। फिर अगर उसमें से कोई चीज़ निकलती है फिर हम डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास भेजते हैं। सो रूट ये है। सो एनीथिंग कैन कम अर्ली, एनीथिंग कैन कम लेट, मगर ज़्यादातर ये देखा गया है कि पता पेरेंट्स को चलता है जब वो सेकंड बर्थडे के करीब पहुंचता है कि इसके कज़न तो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, बड़ा कॉमन, ये नहीं बातें करता। तो वहाँ से फिर ज़रा हिस्ट्री जब प्रोब करें तो स्क्रीन टाइम 8-8, 9-9 घंटे होता है। WHO की वैसे गाइडलाइंस हैं, आप सर्च कीजिएगा कि स्क्रीन टाइम जो है वो कितना रिक्वायर्ड है एज़ पर द एज। तो वो आपको पता होना चाहिए कि पहले साल में कितना, सेकंड साल में कितना, तीसरे साल में, चौथे में, पाँचवें में, और फिर स्कूल गोइंग जब एज आती थी फिर कितना है। सो ये चीज़ें जो नई चीज़ें हैं ना, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक तो आ गया आपका, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं दीज प्ले 70% रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज़। आप में प्री डिस्पोजिशन है, अगर आप अपना चैलेंज कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हो सकता है आपको डायबिटीज़ ना हो विद वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, मगर वो जो 70% इन्वायरमेंट का है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स वेरी वेल। वो कहते हैं ना इन आवर फैमिली इट रन्स इन द फैमिली, वो कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि नो बडी रन्स इन योर फैमिली, और जो जीन्स हैं वो सिर्फ 30% रोल प्ले करते हैं। ये प्लीज़ ज़हन में रखें। हम जीन्स को कहते थे कि जीन्स ही ख़राब थी जी हमारी, हमारे वाले साहब अल्लाह ताला ये करे वो करे, उनका अब उनके बेटे हैं तो आएगा नहीं, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 30%, ठीक है जी। एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेश्चन, या कंक्लूड करें? ओके, थैंक यू जी।